फ्रेंड्स, वेलकम टू दिमागी कसरत यूट्यूब चैनल। दिमागी कसरत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, हम लोग सबसे पहले आज होने वाला है एक ऐसा सब्जेक्ट का क्लास जो लोगों को जो है काफ़ी जो है मुश्किल लगता है। इस जो सब्जेक्ट है इसका क्या नाम है, तो इसका नाम हमारा है संस्कृत। आज हम लोग करेंगे संस्कृत की क्लास, संस्कृत की। तो इस वीडियो पे कम थोड़ा व्यू आ सकते हैं फ्रेंड, क्योंकि ये जो है ये संस्कृत की क्लास और संस्कृत लोगों को सबसे कम पसंद आते हैं फ्रेंड्स। तो हम लोग आज संस्कृति की करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो देखिए क्या है, अपठित गद्यांश एवं क्या है, पदांश। अपठित गद्यांश एवं पदांश, ठीक है। अपठित गद्यांश का परिचय यानी अपठित गद्यांश का इंट्रोडक्शन देखते हैं। अपठित का अर्थ होता है जो पढ़े नहीं गए। जो अपठित का मतलब होता है वो होता है जो पढ़े नहीं गए, ठीक है। या किसी पाठ्यक्रम की बुक में से नहीं लिया जाता है, ठीक है। यह आर्ट, साइंस, राजनीति, साहित्य या अर्थशास्त्र किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है, ठीक है। संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। इससे स्टूडेंट्स का मानसिक एक्सरसाइज होता है और उनका जो जनरल नॉलेज भी बढ़ रहा है, ठीक है। इससे स्टूडेंट्स की व्यक्तिगत एलिजिबिलिटी और अभिव्यक्ति की क्षमता बढ़ती जा रही है, ठीक है। देखिए विधि, विधि ये हमारा क्या होने वाला है, ये हमारा होगा विधि। यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा विधि, देख लीजिए। अपठित गद्यांशों पर आधारित लोगों को सॉल्व करने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, अनिवार्य है, ठीक है। एक, दिए गए गद्यांशों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। जो दिया गया गद्यांश है उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए, ठीक है। दो, गद्यांश इम्पोर्टेंट टाइम मेन बातों को रेखाकरण करना चाहिए। थ्री, गद्यांशों के आंसर देते टाइम में जो है लैंग्वेज एकदम सरल हो सकती है, लैंग्वेज एकदम इजी हो सकती है। फोर, जो है आंसर इजी व विन्यास व सहज होना चाहिए, ठीक है। अपनी लैंग्वेज में आंसर देना चाहिए। 5, ग्रेड के आंसर कम से कम वर्ड्स पे देना चाहिए। साथ ही गद्यांशों में से ही आंसर छांटने चाहिए। 6, आंसर में उतना ही लिखे जितना अधिक या कम और अनावश्यक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अर्थात आंसर प्रसंग के अनुसार होना चाहिए। 7 नंबर, यदि गद्यांश का हेडिंग पूछे तो हेडिंग गद्यांश के संलग्न या अंत में छिपा रहता है। 8, मूल भाव के हेडिंग पर लिखना चाहिए, ठीक है। अपठित का अर्थ होता है जो पढ़े नहीं गए, ठीक है। फिर से वही वाला है तो इसको छोड़ते हैं और आगे फिर यही वाला है। तो ये सब को हम लोग देख लेते हैं, एक बार इसको देखते हैं पहले, ठीक है। ये तो देख लिया गया है, ये देखिए तो ये भी हो चुका है। अब ये देखिए यहाँ से देखते हैं अपठित पदांश। अब अपठित वो था अपठित गद्यांश, ये है अपठित पद्यांश। अपठित पद्यांश का अर्थ है वो पोएम का अंश या पोएम जो पहले पढ़ी न गई हो, ठीक है। ये है हमारा। एक सेकेंड फिर मैं दूसरा बोल रहा इसके लिए सॉरी फ्रेंड। चलिए बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए पोएम जो पहले पढ़ी न गई हो, ठीक है। बता दें तुम फिर सॉरी चलिए देखते हैं, ठीक है। अपठित पद्यांश आगे कर बढ़ते हैं, देखते हैं, चलिए देखते हैं। अपठित पद्यांश में किसी पोएम का अंश दिया जाता है तथा उस पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह पोएम किसी उसी क्लास के पाठ्यक्रम की बुक में से नहीं दी जाती है।
इसे पढ़कर इससे रिलेटेड पूछे गए आंसर देने वाले होते हैं। इससे स्टूडेंट्स की पोयम पढ़ने और समझने की क्षमता का डेवलपमेंट होता है। इसका विधि क्या है? ठीक है, विधि के बारे में बताओ। इसका विधि क्या है किस चीज़ का? तो अपठित गद्यांश कैसे फ्रेंड में ही लिख रहा था सारे फ्रेंड्स देखते हैं आगे की तरफ थोड़ा सा दिया था 3 नंबर का ऐसे थोड़ा सा उनमें से किसी का सॉल्व करते टाइम निम्नलिखित दावों पर ध्यान देना आवश्यक है। पोयम को 2-3 बार पढ़ना चाहिए जिससे उसका भाव और अर्थ अच्छी तरह समझ में आ जाए। दो पोयम को समझकर आंसर दे। 3 सादे के आंसर पोयम में नहीं देना चाहिए बल्कि अपने वर्ड्स में गद्य में देना चाहिए। 4 आंसर इजी, स्पष्ट और कम वर्ड्स का प्रयोग करके भावों के साथ व्यक्ति बनाना चाहिए। जब पुरातन जीव जंतुओं और नगरों के संबंध खोदकर निकाले जाते हैं तो हमें प्राचीन हिस्ट्री की विशेष जानकारी मिलने लगती है और पास्ट के सब्जेक्ट में हमारा नॉलेज भी प्रत्यक्ष रूप से बढ़ जाता है। बहुत पहले विश्व भर में जो जीव जंतु विचरण करते थे उनमें से कुछ का अब पूरा पैसा निकल चुका है। चमक कभी कभी अन्वेषी साइंटिस्ट उन प्राणियों के ये थे यहाँ पे ये वाले पे इसके फ्रेंड्स आगे इधर बढ़ते तो चलिए चलते हैं आगे बढ़ते हैं चलते हैं। उन प्राणियों के अस्तिहीनों को पृथ्वी को अर्थ पर खोज लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं पर खोज लेते हैं। इन अस्थियों के आधार पर वह जीव जंतु विशेष का ढांचा पूर्ण निर्मित करने में सफल होते हैं और इस ढांचे द्वारा वह अपने आकार प्रकार का बहुत कुछ सही अनुमान लगा सकते हैं। यदि कोई ह्यूमन किसी दिन अपने वर्क के लिए प्रस्थान करते टाइम किसी ऐसे प्रागैतिहासिक प्राणी का दर्शन कर ले तो उसे अनायास अपने जीवन के सर्वाधिक इम्पोर्टेंट आश्चर्य का अनुभव होगा। वे जीव कई प्रकार के डायनासोर्स के अवशेष यूरोप और अमेरिका दोनों स्थानों पर पाए जाते हैं। उनमें से कुछ तो 4 हाथ आगे बढ़े कुछ अन्य तत्व भी जुड़े सीधे खड़े होकर बर्ड्स की भांति अपने पिछले पैरों पर काम कर रहे थे। भौगोलिक आकार प्रकार में उनकी तुलना एक बर्ड के साथ नहीं की जा सकती थी। डायनासोर्स के ये अधिकारी सबसे बड़े थे जो कभी इस धरती की सतह पर फूटे थे फिरते थे। उनमें से कुछ 12 फीट ऊंचे थे, कुछ 60 फीट लंबे थे, कुछ 80 फीट लंबे थे। 80 लंबाई यह पंक्ति समझती है कि 6 या 7 बड़ी मोटर रेसर की या एक क्लिप से लेकर दूसरे लाइक्स तक होंगी।
उनमें से एक के पिछले पैर के ऊपरी अस्थि किसी व्यक्ति के लिए ठीक है। चलिए देखते हैं किधर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन का और आंसर होगा जो कि यूजीसी ने टीटेट और सीटेट एग्जाम्स के लिए, तो हम लोग का सीटेट है जो कि इसमें है सीटेट एग्जाम्स वो है। तो चलिए देख लेते हैं। संस्कृत का क्वेश्चन और आंसर है, ठीक है। सीटेट एग्जाम में है संस्कृत का क्वेश्चन और आंसर है संस्कृत का। चलिए देखते हैं। पहला है संस्कृत भाषा है ए अयोगात्मक, बी सृष्टि योगात्मक, सी प्राश्लिष्ट योगात्मक, डी अशिश्लिष्ट योगात्मक। तो हमारा सही होगा बी नंबर। इनके संस्कृत भाषा जो है वो श्लिष्ट योगात्मक है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वेदांतसार के अनुसार सूक्ष्म शरीर के अवयव है ए 8, बी 17, सी 12, डी 18। तो हमारा बी सही होगा, यानी कि वेदांतसार के अनुसार सूक्ष्म शरीर के अवयव है जो है वो 17 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है पाली में संस्कृत की यह ध्वनि नहीं मिलती ए आ, बी ए, सी ए, डी ओ। तो हमारा सही होगा यह सी नंबर, यानी कि पाली में संस्कृत की यह ध्वनि नहीं मिलती है। पाली में संस्कृत की जो यह ध्वनि है नहीं मिलती है तो वो है ए, ठीक है। ये नहीं मिलता है पाली में, ये ध्वनि संस्कृत का नहीं मिलती है, ठीक है। तो अब चौथा क्वेश्चन है यत्स निर्धारणम किन जल्दी से फ्रेंड बोल दिया, सॉरी फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं सही वाला। विभक्तियों का विधायक है ए प्रथमा तृतीया, बी पश्चिमी सप्तमी, सी षष्ठी सप्तमी, डी चतुर्थी द्वितीया। तो हमारा सही होगा सी, यानी कि षष्ठी सप्तमी। यश निर्धारणम के किन विभक्तियों का विधायक है तो षष्ठी सप्तमी, ठीक है। 5th क्वेश्चन है गीता के अनुसार कर्म योगी को कर्म करना चाहिए ए यश के लिए, बी सुख के लिए, सी लोक संग्रह के लिए, डी धन संग्रह के लिए। तो हमारा आंसर सी, यानी कि लोक संग्रह के लिए। गीता के अनुसार कर्म योगी को कर्म करना चाहिए लोक संग्रह के लिए, ठीक है। 6th क्वेश्चन है अभिनव गुप्त के मतानुसार रस प्रतीति है ए निर्विकल्प करूप, बी सविकल्प करूप, सी उभयाभाव स्वरूप, डी ज्ञाप्य। तो हमारा सही होगा सी, यानी कि अभिनव गुप्त के मतानुसार रस प्रतीति है उभयाभाव स्वरूप, ठीक है। अब देखते हैं 7वां क्वेश्चन। अधोलिखित में से कौन सा महाकाव्य 20 सर्गों में निबद्ध है ए जानकी हरण, बी भष्टिकाव्य, सी सौंदर्यनंद, डी शिशुपाल वधम। तो हमारा से होगा डी, यानी कि शिशुपाल वधम। अधोलिखित में से कौन सा महाकाव्य 20 सर्गों में निबद्ध है तो शिशुपाल वधम। 8 क्वेश्चन है सकल कल्पूर में तजांत सम प्रतिशांशु में ममट के अनुसार प्रधान अलंकार है ए उपमा, बी श्लेष, सी अनुप्रास, डी उत्प्रेक्षा। तो बी सही होगा, यानी श्लेष। सकल कल पुण्यमेत जजांत संप्रति सुधांशु बेवनमीय में ममट के अनुसार प्रधान अलंकार है श्लेष। 9 क्वेश्चन है दीर्घ मर्क दुहयाच आदि 12 धातुओं का कर्मवाच्य बनाने में उनका कौन कर्म किस विभक्ति में आता है, ठीक है। ए प्रथमा, बी द्वितीया, सी तृतीया, डी चतुर्थी। तो हमारा बी सी होगा, यानी कि द्वितीया, ठीक है। ये लाइन ही से दिया हुआ है, जैसे प्रथमा, बी द्वितीया 2 है तो क्या सी तृतीया 3 है तो डी चतुर्थी 4th है तो क्या था लाइन ही से दिया है। चलिए ठीक है, तो अब बढ़ते हैं, छोड़ते हैं इसको।
साइड में रखना है, ठीक है। दर्क मर्क दुही याच आदि 12 धातुओं का कर्मवाय अच्छा बनाने में उनका गौण कर्म किस विभक्ति में आता है? तो द्वितीय में आता है, ठीक है, द्वितीय में। चलिए पढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए देखते हैं, हमारा 10वां क्वेश्चन आ गया है। अधोलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक महाकाव्य है? ए नैषधीयचरितम्, बी जानकी हरणम, सी विक्रमांकदेव चरितम, डी बुद्धिचरितम। तो हमारा डी सही है, यानी कि बुद्धिचरितम। अधोलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक महाकाव्य है? तो ऐतिहासिक महाकाव्य जो है वो बुद्धिचरितम है, ठीक है। 11वां प्रश्न आ चुका है। 11वां प्रश्न है, कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? ए प्रथमा, बी द्वितीया, सी तृतीया, डी चतुर्थी, ठीक है। तो ये भी वही वाला है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं, तो इसमें भी वही वाला है जैसे प्रथमा, इसी तरह। तो जो है हमारा सही होगा सी नंबर, ठीक है। सी नंबर हमारा एकदम सही हो जाएगा, तृतीया। कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्ता में कौन सी भक्ति होती है? तो तृतीया होती है, ठीक है। अब हमारा 12वां प्रश्न है, शरीरे डरी प्रहरति हृदय स्वजन तथा श्रुति का स्रोत है? ए प्रतिमानाटकम, बी नीतिशतकम, सी उत्तरामचरितम, सी डी नल चंपू। तो हमारा आंसर एकदम सही होगा, ठीक है। शरीरे डरी प्रहरित हृदय स्वजन तथा सुक्ति का स्रोत है प्रतिमानाटकम, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए, अब यहाँ पे तो ये आपका हो गया। 13वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन का मूल सिद्धांत है? ए प्रकृति, ए पुरुषैक्य, मैंने इतना बार बोल दिया, इसके लिए सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे की वीडियो की तरफ। बी प्रकृति पुरुष विवेक, सी प्रकृति बहुत्व, डी पुरुषकत्व। तो हमारा बी सही हो जाएगा, यहाँ पे हमारा बी सही है। सांख्य दर्शन का मूल सिद्धांत है प्रकृति पुरुष विवेक, ठीक है। 14वां प्रश्न है, श्रृंगार मृत शतांशु विशेषण किस काव्य के लिए प्रसिद्ध है? ए श्रृंगारशतकम, बी अमृतशतकम, सी मेघदूतम, डी नैषधीयचरितम। तो हमारा बी एकदम सही है। श्रृंगार मृत्युशतांशु विशेषण किस काव्य के लिए प्रसिद्ध है? तो अमृतशतकम के लिए प्रसिद्ध है। 15वां प्रश्न है ये, अपभ्रंश है? ए प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, बी नवीन भारतीय आर्य भाषा, सी द्राविड़ परिवार की भाषा, डी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। तो हमारा डी यहाँ पे एकदम ये वाला डी है, तो हमारा डी सही है। अपभ्रंश है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। किसकी प्रागृह संज्ञा नहीं होती? ए उकारांत द्विवचन, बी उकारांत द्विवचन, सी इकारांत द्विवचन, डी एकारांत द्विवचन। तो हमारा ए सही है। तो फ्रेंड्स इसके लिए सॉरी, जो संज्ञा वाला था, ठीक है। और ये सब जो मैं द्विवचन का, इसके लिए भी सॉरी फ्रेंड्स। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसलिए भी सॉरी फ्रेंड्स। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी। तो इसमें देखिए ए सही होगा। किसकी प्रगरा संज्ञा नहीं होती? तो ओकारांत द्विवचन की जो रगड़ा है वो संज्ञा नहीं होती, ठीक है। 17वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन है, अधोलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म है जो विरोधी होकर भी एक दूसरे का अनुपूरक है? ए उपमा उत्प्रेक्षा, बी रूपक दीपक, सी काव्यलिंग परिसंख्या, डी विभावना विशेषित, ठीक है। विशेषित, ठीक है, यहाँ पे विशेषित है, विशेषित। तो
यहाँ पे थोड़ा सा हो गया था फ्रेंड्स, उसके लिए सॉरी फ्रेंड्स। तो चलिए बढ़ते हैं, हमारा डी नंबर एकदम सही हो गया। ठीक है, अधोलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म है जो विरोधी होकर भी एक दूसरे का अनुपूरक है? तो विभावना विशेषोक्तिक। ठीक है, डी नंबर। 18वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। 18वां क्वेश्चन है, मम्मट के अनुसार काव्य का प्रधान प्रयोजन है? ए यश प्राप्ति, बी कानत संबंधी उपदेश, डी शब्द पर नियुक्ति। तो ठीक है, तो सी सही है एकदम ना। सी सॉरी फ्रेंड, मैंने ना बोल दिया था क्योंकि आप सब पूछ नहीं रहा था, मुझे पता था, मैं ऐसा ही गलती से बोल दी फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे की तरफ वीडियो की। तो हमारा सी एकदम यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, मम्मट के अनुसार काव्य का प्रधान प्रयोजन है कांता समिति उपदेश। ठीक है, 19वां क्वेश्चन आ गया है हमारे स्क्रीन पे। 19वां क्वेश्चन है, वेदांतसार में निविड़ कल्पक समाधि के अंग गिनाए गए हैं। तो ए दिया हुआ है 8, बी 7, सी 5, डी 10। तो ए सही है एकदम 8। ठीक है, वेदांत सार में निविड़ कल्पक समाधि के अंग गिनाए गए हैं 8। ठीक है, तो 20वां क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ गया फ्रेंड्स। 20वां और आखिरी क्वेश्चन है, कौन सा रूप शत्रु प्रयत्न की दृष्टि से शुद्ध है? ए कुड़वन, बी कुड़वती, सी कुड़वंतनी, डी कुड़वत। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा हमारा सी नंबर, यानी कि कुड़वंती। कौन सा रूप शत्रु प्रतीक से दृष्टि से शुद्ध है? तो सी कुड़वंती। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और प्रेस ऐड कर दें ताकि सभी अपडेट आपको सबसे पहले मिले और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स।